नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू श्रीवास्तव चंद्रा ITI के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि दोस्तों हम पहले भी आपके लिए कई प्रकार के सॉल्विंग पेपर ला चुके हैं। आज हम लाए हैं आपके लिए 2018 NCVT हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर। दोस्तों इसकी समय सीमा 3 घंटे होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस प्रश्न पत्र के 2 भाग हैं। फर्स्ट भाग इसका थ्योरी का होता है और सेकंड इसका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जो कि हम आपको सॉल्व करा चुके हैं। इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर के अंक एक समान होते हैं। अभी तक दोस्तों इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग की जा रही थी, जो कि अब हट गई है। इस प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न हैं, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, सिंचाई जल के प्रदूषक में संचित हो सकते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ए मृदा, बी वायु, सी जल, डी नदी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे राइट आंसर होगा ए मृदा। सॉयल जो हमारी होती है वो सिंचाई के जल प्रदूषक में संचित हो जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, केवल कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं वाले कार्बनिक रसायन कहलाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप क्वेश्चन से ही देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन की बात की जा रही है। तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने परमाणुओं से बने रसायन को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, डैश वायुमंडल में ऊष्मा को ट्रैप करती है जिससे पृथ्वी गर्म होती है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैसें, बी ऑप्शन है समुद्र, सी ऑप्शन है पर्वत और डी ऑप्शन है भूमि। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ए ग्रीन हाउस गैसें। बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपगामी गुणवत्ता नियंत्रण का विशिष्ट रूप से निम्न उद्देश्य होता है, जिसमें ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा, सेकंड ऑप्शन है यूट्रोफिकेशन की रोकथाम, थर्ड ऑप्शन है जल के पुनः उपयोग के लिए प्रोत्साहन, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। ये सभी अपगामी गुणवत्ता नियंत्रण का विशिष्ट रूप के लिए उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीयक उपचार जैव अपघटनीय कार्बनिक पदार्थों को डैश प्रक्रिया के द्वारा कार्बन ऑक्साइड तथा जल तथा नाइट्रेट्स में रूपांतरित करता है, जिसमें ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है भौतिक यानी फिजिकल, सेकंड ऑप्शन है रासायनिक यानी केमिकल, सी ऑप्शन है सूक्ष्म जैविक यानी माइक्रोबायोलॉजिकल और थर्ड ऑप्शन है यांत्रिक यानी मैकेनिकल। तो दोस्तों जो जैव अपघटनीय कार्बनिक पदार्थों की प्रक्रिया होती है उसके लिए हमारा राइट आंसर होगा सूक्ष्म जैविक यानी माइक्रोबायोलॉजिकल। इनके द्वारा कार्बनिक पदार्थों का जैव अपघटन होता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदूषण नियंत्रण और अपशिष्ट न्यूनीकरण उन तकनीक एवं गैर तकनीकी उपायों की तैयारी को कवर करता है जिनका उद्देश्य अपशिष्ट एवं प्रदूषकों के डैश की रोकथाम करना होता है, जिसमें ऑप्शन है हमारे दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है संग्रह यानी कलेक्शन, बी ऑप्शन है परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड ऑप्शन है सृजन यानी जनरेशन, फोर्थ ऑप्शन है निपटान यानी डिस्पोजल। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे सृजन यानी जेनरेशन। अपशिष्ट एवं प्रदूषकों के रोकथाम करना सृजन यानी जनरेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 डैश वह प्रक्रिया है
जिसमें जल बेसिन से होकर धीरे धीरे प्रवाहित होने दिया जाता है, जिसमें निलंबित अवसाद का निस्तारण किया जा सके। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन पे टिक लगा हुआ है वो रॉन्ग टिक है। इसमें हमारे ऑप्शन हैं डिस्टिलेशन, सेकंड ऑप्शन है क्लोरिनेशन, थर्ड ऑप्शन है स्क्रीनिंग, फोर्थ ऑप्शन है सेडिमेंटेशन। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन जो प्रोसेस होती है वो धीरे धीरे प्रवाहित होती है, जिससे उस जल में घुली अशुद्धियाँ, निलंबित अशुद्धियाँ का निस्तारण किया जा सके। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है डैश विकिरण का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है, जिसे त्वचा को हानि पहुंचाने तथा त्वचा से कैंसर उत्पन्न होने का कारण माना जाता है। तो जैसे देख रहे हैं दोस्तों, जिसमें ऑप्शन है हमारे यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेज, आईआर, थर्ड ऑप्शन है एक्स किरणें और फोर्थ ऑप्शन है गामा। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा ए यूवी रेज। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, जो सूर्य के प्रकाश से आती हैं, वो हमारी त्वचा को हानि पहुंचाती हैं और हमें स्किन कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का शिकार बना देती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है डैश एनर्जी बर्निंग ब्रेन एवं मसल एक्टिविटी के लिए ब्लड शुगर के रूप में ईंधन यानी फ्यूल प्रदान करते हैं, जिसमें ऑप्शन है हमारे फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकेंड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, थर्ड ऑप्शन है लिपिड और फोर्थ ऑप्शन है विटामिन। तो जैसा सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एज अ फ्यूल यानी ईंधन का काम करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है अल्प पोषण या अति पोषण की मात्रा के मापन के लिए एक उपयोगी उपाय हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन है हमारे दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है भार यानी वेट, सेकंड ऑप्शन है हमारा करतब यानी स्नट, थर्ड ऑप्शन है बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI और थर्ड ऑप्शन है आहार यानी डाइट। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी बॉडी मास इंडेक्स। BMI के द्वारा हम अल्प पोषण या अति पोषण को माप सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है डैश वृद्धि, अनुरक्षण तथा दैनिक गतिविधियों के लिए आवश्यकता से कम भोजन लेने का परिणाम होता है। तो दोस्तों जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम आवश्यकता से कम भोजन लेते हैं तो हम मैल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर हमारा है बी कुपोषण। बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है डैश कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों व छोटे आकशेरुकीय के एक्शन के द्वारा कंट्रोल्ड एरोबिक डीकम्पोजिशन है। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही कंपोजिशन की बात आ रही है तो ऐसे कौन से जीव होते हैं जो कंपोजिशन में डीकम्पोजिशंस में मदद करते हैं। तो दोस्तों वो प्रोसेस जो है हमारी कंपोस्टिंग कहलाती है। कंपोस्टिंग कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों में अकशेरुकीय एक्शन के द्वारा कंट्रोल्ड एरोबिक डीकम्पोजिशन है। तो देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 13 डैश का प्रबंधन पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव में या तो कमी करता है या उन्हें समाप्त करता है तथा आर्थिक विकास में सहायता करने के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। जिसमें ऑप्शन है हमारे फर्स्ट ऑप्शन है ठोस अपशिष्ट, सेकंड ऑप्शन है जनसंख्या, थर्ड ऑप्शन है भोजन और फोर्थ ऑप्शन है जल। तो दोस्तों इसमें जो टिक लगा हुआ है वो रॉन्ग टिक है। इसका राइट आंसर हम आपको बताएंगे, जिसके लिए हमारा राइट आंसर होगा ए यानी सॉलिड वेस्ट।
सॉलिड वेस्ट जो प्रबंधन होता है वो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के विपरीत प्रभावों में कमी करता है या तो उन्हें समाप्त करता है। बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। मिट्टी की ऊपरी परत पर ढेर के ऊपर एक फिक्सचर लगाया जाता है जिसके माध्यम से गैसें व दुर्गंध निकलते हैं, इसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारा रॉन्ग आंसर्स लगा हुआ है पेपर में। ये पुराना सॉल्विंग पेपर है, हम आपको उसका राइट आंसर्स बताएंगे। दोस्तों जैसे इस क्वेश्चन में बात की जा रही है, इस क्वेश्चन में जैसे कहा जा रहा है मिट्टी की ऊपरी परत, तो दोस्तों यहाँ पे मिट्टी की ऊपरी परत से जो है आपकी बात जो है अपर पोर्शन ऑफ द सॉइल स्टैक की बात की जा रही है। यहाँ पर जैसे ऑप्शन में आप देख रहे हैं स्टॉप वॉल है, सेकंड ऑप्शन में एयर वॉल है, थर्ड ऑप्शन में ट्रैप है और फोर्थ ऑप्शन में वेंट स्टैक है। तो दोस्तों यहाँ पर किसी मिट्टी की परत की ढेर की नहीं, सॉइल स्टैक की बात की जा रही है, जो कि हमारे घरों में पाइप में लगाए जाते हैं गैस और दुर्गंध को बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वेंट स्टैक। सॉइल स्टैक के ऊपर एक वेंट स्टैक लगाया जाता है जिससे हमारे घरों की दुर्गंध और गैसें जो हैं वो बाहर निकल जाएं। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है डैश कोई पदार्थ रेडियो न्यूक्लाइड या रेडिएशन हो सकता है जो प्रत्यक्ष रूप से कैंसर का कारण होता है। अब दोस्तों आप जैसे जानते हैं कि जो भी पदार्थ कैंसर बनने के कारण होता है उन्हें कार्सिनोजन कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ए। तो इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ए कार्सिनोजन। यानी कार्सिनोजन ऐसे पदार्थ होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड और रेडिएशन को जन्म देते हैं जो कैंसर का कारण बनते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 16। मानव उत्सर्जन में अनेक प्रकार के हो सकते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए संभावित जोखिम हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वर्म, सेकेंड ऑप्शन है पैथोजन, थर्ड ऑप्शन है कार्बनिक पदार्थ और फोर्थ ऑप्शन है विषाणु। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ए वर्म। वर्म जो है वो मानव उत्सर्जन में होते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए जोखिम बन सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। निम्न में से किसमें जल स्तर समय समय पर ऊंचे वाले स्थानों पर भूमि जल प्रदूषण संभव है। दोस्तों यहाँ पे जो हम घरों बाहर लैट्रीन बनवाते हैं उसकी बात की जा रही है। तो इसमें हमारे ऑप्शन है पिट लैट्रीन, यानी जो नॉर्मली कच्चा गड्ढा खोद करके बनवाई जाती है, सेकंड है वीआईपी लैट्रीन, थर्ड है डबल वॉल लैट्रीन और फोर्थ है सेप्टिक टैंक। तो दोस्तों सेप्टिक टैंक जो होते हैं वो टेम्परेरी बनवाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा पिट लैट्रीन। बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वे पदार्थ हैं जो एक सूक्ष्म जीव द्वारा दूसरे सूक्ष्म जीव को निषेधित करके या नष्ट करने पर उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है बायोटिक, सेकंड ऑप्शन है एंटीसेप्टिक, थर्ड ऑप्शन है वैक्सीन और फोर्थ ऑप्शन है एंटीबायोटिक। तो दोस्तों इसमें हमारे जो क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं वो इनमें से आपका जो मोस्टली मिलता जुलता आंसर हो सकता है वो होगा आपका डी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक वो पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को निषेधित या नष्ट करने पर उत्पन्न होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है नॉन आयोनाइजिंग किरणें दुर्बल पेनिट्रेटिव पावर वाली एनर्जी किरणें होती हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हाई, सेकंड ऑप्शन है लो, थर्ड ऑप्शन है मीडियम, फोर्थ ऑप्शन है इंफ्रारेड। तो दोस्तों यहाँ पे नॉन आयोनाइजिंग की बात, किरणों की बात की जा रही है कि इनमें पेनिट्रेटिव पावर
वाली किरणें एनर्जी होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड बी, लो। जो नॉन आयोनाइजिंग किरणें दुर्बल पेनिट्रेटिव पावर वाली लो एनर्जी किरणें होती हैं। तो दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, मिट्टी के सूक्ष्म जीव मिट्टी में उपलब्ध समस्त बायोटा में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और निम्न के लिए उत्तरदायी होते हैं। जिसमें ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है पोषण और कार्बनिक पदार्थ साइक्लिंग का संचालन करना। सेकंड ऑप्शन है मृदा की उर्वरता। थर्ड ऑप्शन है पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादन। फोर्थ ऑप्शन में उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर सूक्ष्म जीव मिट्टी में उपलब्ध समस्त बायोटा में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले की बात की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि मिट्टी में ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, खेत और पारिस्थितिकी तंत्र में वह मिट्टी या भाग जो पौधा पैथोजन संवेदनशील मेजबान पौधे तथा अनुकूल जलवायु स्थितियों की उपस्थिति के बावजूद में रोग अभिव्यक्ति में उच्च सापेक्षिक प्रतिरोध दर्शाता है, डैश साइल कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मिट्टी में पाए जाने वाले तंत्र या जो पैथोजन संवेदनशील होती है उनकी बात की जा रही है। तो वो हमारे जो है सप्रेसिव कहलाते हैं। जिसमें जो थर्ड ऑप्शन सी भी लगा हुआ है वो दोस्तों रॉन्ग आंसर है। इसका राइट आंसर है ए, सप्रेसिव। सप्रेसिव जो है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भूमि सुधार का उद्देश्य भूमि के क्षेत्रफल में डैश है जो आर्थिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध व उपयुक्त हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ऑप्शन हैं, फर्स्ट ऑप्शन है कमी करना, सेकंड ऑप्शन है वृद्धि करना, थर्ड ऑप्शन है स्थिर करना और फोर्थ ऑप्शन है सिंचाई करना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बी, वृद्धि करना। भूमि सुधार का उद्देश्य उस भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि करना है जो आर्थिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध व उपयुक्त हो। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें कृतंक माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे रोडेंट्स की बात की जा रही है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है चूहे व चूहिया, सेकंड ऑप्शन है गिलहरी, थर्ड ऑप्शन है चिपमंक, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे रोडेंट्स की बात की जा रही है, तो जैसा ऑप्शन में आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर होगा ए, चूहे और चूहिया। यही जो है हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग रोडेंट्स हैं। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कीटनाशक में बहुत अधिक कार्सिनोजेनिक प्रभाव होता है। दोस्तों यहाँ पर कैंसर इफेक्ट की बात की जा रही है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डीडीटी, थर्ड ऑप्शन है डेल्ड्रेन, थर्ड ऑप्शन है क्लोरोडेन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा एंट्रेजीन। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, हमारे ऑप्शंस में है। तो जैसा कि ऑप्शन में दोस्तों आप देख रहे हैं, ये सभी पदार्थ जो होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, लेकिन जो इसमें हमारा यहाँ पर आंसर होगा वो यहाँ पर होगा हमारा डीडीटी। इसमें जो है इन पदार्थों के अकॉर्डिंग जो होता है कार्सिनोजेनिक का प्रभाव ज़्यादा होता है। बाकी ये सभी जो हैं ये सारे ही कार्सिनोजेनिक इफेक्ट वाले पदार्थ केमिकल मटेरियल्स हैं। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर का बढ़ा हुआ तापमान, मिचली, उल्टी तथा सिरदर्द डैश के लक्षण हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ऑप्शन में हमारे आप देख रहे हैं, हमारा ऑप्शन फर्स्ट है रेबीज, जो डॉग के काटने से होता है।
सेकेंड ऑप्शन है टिटनेस, थर्ड ऑप्शन है कॉलरा और फोर्थ ऑप्शन है हीट स्ट्रेस। दोस्तों आपने सुना होगा कि गर्मियों में जब लू चलती है तो हमें हीट स्ट्रेस जैसी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे मिचली, उल्टी और सिर दर्द सारे सिम्टम्स की बात की जा रही है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये मोस्टली जो हमारे रेबीज़ यानी जो कुत्ते के काटने से होता है उससे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर्स होगा वो होगा ए। पढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न है निम्न में से छोटे बच्चों में होने वाले किस रोग को बुखार और नज़ला के लक्षणों के बाद मुंह में मैकुलोपापुलर रैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? जिसमें ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है डायरिया, सेकेंड ऑप्शन है खसरा यानी मीजल्स, थर्ड ऑप्शन है मलेरिया, फोर्थ ऑप्शन है टाइफाइड। तो दोस्तों जैसे ही आप ऑप्शन में देख रहे हैं यहाँ पे रैशेस की बात की जा रही है। रैशेस हमेशा जो होते हैं वो खसरा यानी मीजल्स में निकलते हैं, रेड रेड कलर के स्पॉट्स पूरी बॉडी में दिखने लगते हैं, जिसकी एक ट्रिपल वैक्सीन है MMR यानी मीजल्स, मम्स, रुबेला। ये तीन बीमारियों से लड़ने के लिए हमें क्षमता प्रदान करता है, इसलिए इसे ट्रिपल वैक्सीन कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है सिलिकोसिस, जो एक सिलिका से फैलने वाली बीमारी है। एस्बेस्टोसिस एक प्रकार के स्वास्थ्य प्रभाव हैं जो डैश के कारण उत्पन्न होते हैं, जिसमें ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है भौतिक अवयव यानी फिजिकल कंपोनेंट्स, सेकेंड ऑप्शन है रासायनिक अवयव यानी केमिकल कंपोनेंट्स, थर्ड ऑप्शन है जैविक अवयव यानी बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स और फोर्थ ऑप्शन है जल वाष्प यानी वाटर वेपर। तो दोस्तों जैसे ही आप जाने सिलिकोसिस, जो सिलिका होता है ये रासायनिक केमिकल है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पे बी, रासायनिक अवयव। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है जब शरीर स्वयं को गर्म करने में असमर्थ होती है तो शीत संबंधी गंभीर बीमारियां व क्षतियां होने की संभावना होती है। इस स्थिति को कहा जाता है? जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारे हीट स्ट्रेस, सेकेंड ऑप्शन है कोल्ड स्ट्रेस, थर्ड ऑप्शन है बुखार और फोर्थ ऑप्शन है थर्मिया। तो दोस्तों हीट स्ट्रेस तो एक गर्मियों के कारण में हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, कोल्ड स्ट्रेस, यानी ऐसी स्थिति को कोल्ड स्ट्रेस कहा जाता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित आनुवांशिक सामग्री यानी DNA की क्षति के कारण विकिरण का डैश कारण बन सकता है? तो दोस्तों जब हमारे शरीर में DNA में आनुवांशिक मटेरियल जिसे कहा जाता है, जो हमारे सिम्टम्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है, वो हमेशा जो है हमारी बॉडी में कैंसर का कारण बन सकता है जब DNA में कमी आ जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव से घटित हुई थी? जिसमें हमारे फर्स्ट ऑप्शन है मेथिल आइसोसाइनाइड, सेकेंड ऑप्शन है कार्बेरियल, थर्ड ऑप्शन है मेथाइलमीन, फोर्थ ऑप्शन है नेप्थॉल। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ए, मेथिल आइसोसाइनाइड। जो हाल ही में भोपाल गैस त्रासदी घटना हुई थी, उसमें मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण काफ़ी हानि हुई थी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर ITI से जुड़ी हुई सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मिलती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।